Welcome back, my friends. Today we want to discuss about the Bernoulli's theorem for the flow of liquids. Okay? आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बर्नौलीज थ्योरम। तो चलिए हेडिंग तो डाल ही लीजिए, फिर मैं इसका स्टेटमेंट बताता हूं। आर्टिकल का नाम है बर्नौलीज थ्योरम। इसको हम टू पार्ट्स में स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट इसका है स्टेटमेंट और सेकंड पार्ट इसका प्रूविंग या डेरिवेशन। स्टेटमेंट की बात करता हूं मैं कि बर्नौली ने क्या स्टेट किया था। बर्नौली के अकॉर्डिंग अगर कोई आइडियल लिक्विड, ध्यान रखिएगा बर्नौलीज थ्योरम आइडियल लिक्विड के लिए है। अगर कोई आइडियल लिक्विड नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाली ट्यूब से पास हो रहा है, याद है मैंने पढ़ाया था पीछे नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ट्यूब, तो और फ्लो कैसा होना चाहिए? स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। देखो कंडीशन सुनते जाना। आइडियल लिक्विड हो, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की ट्यूब हो, फ्लो कैसा हो? स्ट्रीमलाइन हो। तो फ्लो में कहीं भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे यूनिट वॉल्यूम के लिए, ये भी कंडीशन सुनिए, किसके लिए? फॉर यूनिट वॉल्यूम, तो ऑल काइंड की एनर्जी का सम कांस्टेंट आता है। ऑल काइंड मतलब कौन कौन सी? हम बोलेंगे एनर्जी, सम ऑफ ऑल एनर्जीज। तो ब्रैकेट में उनके नाम लिखे जाएंगे। कौन कौन सी? देखो सुनो, एक होती है प्रेशर एनर्जी, पी से डिनोट करेंगे। एक होती है काइनेटिक एनर्जी, उसको हम लोग हाफ रो वी स्क्वायर लिखेंगे। अब आप सोच रहे होगे हमने तो हाफ एम वी स्क्वायर सुना है, ये रो कहां से, ये रोने क्यों लगे? एक्चुअल में मैं यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। अभी मैं बताऊंगा कि एम कैसे ट्रांसलेट हुआ रो में, ठीक है। और एक होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी, जिसको तुम कहते हो एम जी एच और हम बोलेंगे रो जी एच। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू, इन तीनों का जो सम होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये जो फॉर्मूला है यही है बर्नौलीज थ्योरम। अब मेरी बात एक बार फिर सुनिए प्रॉपर वर्ड्स में। मैं स्टेटमेंट को प्रॉपर डिफाइन करना चाहता हूं। उसको डिफाइन करने के लिए मैं कौन कौन से फैक्ट्स ध्यान रखने हैं। कभी भी बड़ा अगर डेरिवेशन या डेफिनेशन है तो कुछ पार्ट्स में उसको तैयार करने हैं। जैसे मैंने बोला, हमें सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी है, हमारी लैंग्वेज में ये वर्ड आना चाहिए कि लिक्विड आइडियल है। हमें एक चीज और डालनी है कि ट्यूब कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की है। हमें एक चीज और डालना है, स्ट्रीम लाइन फ्लो होना चाहिए। हमें एक चीज और डालना है, यूनिट वॉल्यूम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिट वॉल्यूम के लिए। फिर लास्ट में बोलेंगे सम ऑफ ऑल एनर्जीज विल बी कांस्टेंट। और सम ऑफ ऑल एनर्जी जहां लिखेंगे वहां ब्रैकेट में इन तीनों एनर्जी के नाम लिखने हैं। प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये रो जी एच कैसे बनेगा ये बात करूंगा मैं अभी। रो कहां से आ गया? एम की जगह। चलो बता ही देते हैं, फिर हम स्टेटमेंट बताते हैं। आपने सुना होगा मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और फॉर यूनिट वॉल्यूम अगर मैं कह दूं तो फॉर यूनिट वॉल्यूम देखो तो मास क्या बन जाएगा? सीधा डेंसिटी हो जाएगा। तो रिप्लेस किया जा सकता कि नहीं बताओ? इसलिए हाफ रो वी स्क्वायर आया हाफ एम वी स्क्वायर की जगह, रो जी एच आया है एम जी एच की जगह। वो प्रूविंग होगी तो उसमें अपने आप ऐसा आता है। फिर चलो अभी बात करेंगे। तो स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, पहले एक्सप्लेन कर, मतलब डिफाइन कर दूं फिर लिखता हूं। सुनिए, ध्यान से सुन लेना पहले एक बार। हम कहेंगे व्हेन एनी आइडियल लिक्विड flows in streamline motion across a tube of non-uniform cross section, then the sum of all energies bracket में तीनों नाम for unit volume at any point of the flow remains constant. Okay, और that is करके ये फॉर्मूला। तो फॉर्मूला पहले नहीं लिखना है, पहले डेफिनेशन जो मैं बोल रहा हूं वो लिखनी है। तो लिखना शुरू करें आप लोग। लिखिए व्हेन एनी आइडियल लिक्विड फ्लोज अक्रॉस अ ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन in streamlined motion, in streamlined motion,
then the sum of all energies, sum of all energies, ब्रैकेट में लिख देना, प्रेशर एनर्जी कॉमा काइनेटिक एनर्जी and potential energy. Then the sum of all energies for unit volume at any point of flow remains constant, that is करके मैथमेटिकली फॉर्मूला लिख देना, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। या इसी को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, अलग अलग दो पॉइंट्स पे अगर ऑब्जर्वेशन किया होता तो फर्स्ट पॉइंट के लिए हो जाता P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1। सेकेंड पॉइंट पे ऑब्जर्वेशन करेंगे तो P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, दोनों स्टाइल है, पहले इसको नोट करें। देखिए इसकी प्रूविंग कैसे करेंगे, थोड़ा इसको समझ ले। पहले तो हम डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। एक हम लोगों को ट्यूब कंसीडर करनी है जो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल की ट्यूब है। देखो एंड पॉइंट एक्स और वाई है। कुछ लेट करेंगे तो हम कहेंगे सबसे पहले लेट अ ट्यूब of non-uniform cross section x end के कोऑर्डिनेट्स तो हम कहेंगे at x end प्रेशर क्या लोगे P1, देखो वेलोसिटी क्या लोगे V1, एरिया क्या लोगे A1, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड क्या लोगे H1। बोलो यही सब बातें तो हुई हैं। ऐसे हम y एंड पे अगर बोले एट y एंड प्रेशर कितना लोगे भैया P2, वेलोसिटी कितना लोगे V2, एरिया क्रॉस सेक्शन का कितना होगा A2, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड कितनी होगी H2। इतना सब समझ में आ गया मैटर के नहीं? बताओ, ये तो लेट कर लिया गया। हम जब प्रूविंग करेंगे तो हम इसको कुछ स्टेप्स में ब्रेक करके ही समझेंगे और याद रखेंगे। एक तो तरीका हम ये निकालेंगे कि वर्क डन लिक्विड पर कितना हो रहा है, जो लिक्विड एक्स एंड से एंटर करेगा और वाई से एग्जिट होगा। एक बार हम उसका वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, फिर हम निकालेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एक एनर्जी यहां बढ़ेगी और दूसरी घटेगी, ध्यान रखना। दोनों कभी एक साथ बढ़ती नहीं है काइनेटिक और पोटेंशियल, और ना ही दोनों कम होती हैं। एक कोई कम होती है तो दूसरी कोई बढ़ती है। तो दोनों काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों निकालेंगे हम, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होगा वो किसके इक्वल होगा? वर्क डन के, जो पहले हमने कैलकुलेट कर रखा होगा उससे इक्वेट करा देंगे, प्रूविंग हो जाएगी। अभी हो सकता है आपको समझ में कम बात आ रही होगी ये क्या कह रहे हैं, मैं प्रूविंग कर रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, तो आप पूरे स्टेप समझ पाएंगे। फिर दोबारा इस चीज को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा था। मेरी बात सुनिए, सबसे पहला एम हमारा क्या होगा? वर्क डन फाइंड करना। पहला एम क्या है?
दूसरा एम क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक, फिर क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल, फिर चेंज इन बोथ, दोनों में डिफरेंस, एक जो बढ़ेगी उससे जो घटेगी उसको हटा देंगे, तो डिफरेंस इन एनर्जी, जो डिफरेंस इन एनर्जी है वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन के। बस इतने स्टेप्स हैं। आइए हम वर्क डन की बात करने वाले हैं। तो चलिए हम फर्स्ट एंड में जो इंटर कर रहा है लिक्विड, पहले उस पर वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन ऑन लिक्विड विच एंटर्स फ्रॉम एक्स एंड, वर्क डन ऑन लिक्विड एंटर्स पर सेकेंड एट एक्स एंड। सुनना जरा बात को, सिंपल अगर हम आपसे पूछे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, नहीं सुना, फोर्स चलो F1 है फर्स्ट एंड पे, और डिस्प्लेसमेंट चूंकि पर सेकंड ले लिया मैंने, जब भी हम 1 सेकंड लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट ही वेलोसिटी होती कि नहीं होती, बताओ, वेलोसिटी की डेफिनेशन ही यही होती है, डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड। तो हम वर्क डन जो लिख रहे हैं फोर्स इनटू वेलोसिटी लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बताओ, पर सेकंड के हिसाब से। और जो फोर्स होता है, अगर प्रेशर के टर्म में कहूं मैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता कि नहीं होता, बताओ। तो प्रेशर हटा दो, उसको फोर्स को हटा दो, तो प्रेशर इनटू एरिया लिख सकते हो कि नहीं, बताओ। तो P1 A1 V1, ये वर्क डन इंटर करने वाले लिक्विड पर निकला, कोई दिक्कत। सिमिलरली हम जो एग्जिट हो रहा वाई एंड पे, उस पे निकाले वर्क डन। तो सिमिलरली एट वाई एंड वर्क डन फिर निकाला W2, तो निकलेगा P2 A2 V2। क्या निकलेगा भाई, सफिक्स चेंज हो गए। तो नेटवर्क जो डिफरेंस है वो देखो, नेटवर्क डन W1 माइनस W2, पहले एंड पे ज्यादा वर्क डन होगा तभी तो दूसरे एंड को ओवरकम करके निकल पाएगा लिक्विड, अगर उधर से ज्यादा हो गया तो उल्टा फ्लो नहीं होगा। तो इसलिए हमने ऐसे लिख दिया P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। कोई दिक्कत किसी को यहां तक समझने में, बताओ। बट एक चीज बताना मुझे, बट हमने आपको सिखाया था मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये सुना किसी ने कि नहीं सुना कभी? बहुत अच्छा, सुनते अच्छा हो तुम लोग। खैर, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम पर सेकंड जो इंटर करेगा वो, और लिक्विड की डेंसिटी थोड़े बदल जाएगी एक्स एंड पे और वाई एंड पे जाने पर। भाई इधर से तुमने अगर वाटर भेजा है और पतली कर दी पाइप, तो का मिल्क हो जाएगा, का रहेगा तो वाटर ही ना, तो डेंसिटी तो बदलनी नहीं है। वॉल्यूम होता, देखो ध्यान देना, एरिया क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। पाइप का या सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, एरिया बेस इनटू हाइट, सुना कि नहीं, पाई आर स्क्वायर इनटू एच। तो पाई आर स्क्वायर को हमने A1 लिख दिया, फर्स्ट एंड की बात हो रही ना, और हाइट पर सेकंड में वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड पे, तो ये वॉल्यूम हो गया। और डेंसिटी ले लिया हमने रूट, तो मास होता है देखो ये चीज। अच्छा, इस हिसाब से मैं अगर कहूं कि A1 V1 की वैल्यू क्या बन के आई, देखो तो m अपान रो बनी कि नहीं बनी, बताओ। जैसे A1 V1 की वैल्यू ये निकली m बाई रो, और A1 V1 किसके इक्वल होता बताओ, उससे A2 V2 के, याद है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बताया मैंने कि नहीं बताया, कि A1 V1 होता है A2 V2 के इक्वल, और यानी दोनों मिला करके किसके इक्वल हो गए, m अपान रो के। तो इस इक्वेशन में जहां A1 V1 है वहां भी m अपान रो लिख सकते हो, और जहां A2 V2 है वहां भी m अपान रो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताओ। तो अब वर्क डन देखो क्या हुआ, दोनों जगह मैंने m बाई रो लिखा है तो कॉमन नहीं हो जाएगा, तो बन जाएगा अंदर ब्रैकेट में P1 माइनस P2 और बाहर ले लो m बाई रो, इक्वेशन 1। यानी फर्स्ट एम पूरा हुआ मेरा, जो मेरा एम था वर्क डन फाइंड करना। अब एनर्जी में चेंज और पता करनी है मुझे,
और दोनों को इक्वेट करा लेंगे। तो पहले एक देखते हैं कि काइनेटिक में कितना चेंज हो रहा है। अच्छा देखो, पाइप को ध्यान से देखो, इधर वेलोसिटी ज्यादा होगी कि इधर वेलोसिटी ज्यादा होगी? बताओ। दूसरे एंड पे ज्यादा होगी। क्यों? पतला पाइप है ना, जब पाइप को दबा देते हो तो वेलोसिटी ज्यादा निकलती हो वाटर की कि नहीं? बताओ। कभी घर में तराई की है, सिंचाई विचाई की पौधों में? पकड़ के ऐसे पिचका देते हो तो तेज स्पीड से निकलता है। तो जहां पतला पाइप होता है, जहां एरिया कम होता है, वेलोसिटी, तो यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है, यहाँ वेलोसिटी कम है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी हुई या घटी हुई? बताओ। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? मतलब बताओ। बढ़ेगी। वेलोसिटी इंप्रूव होगी ना, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। वी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, तो यहां बढ़ रही ना काइनेटिक एनर्जी, तो हम पता करेंगे इंक्रीज इन काइनेटिक। क्या कहेंगे? इंक्रीज इन काइनेटिक। तो चलो इंक्रीज इन काइनेटिक करते हैं, यहीं कर दें, चलो यहां कर देते हैं। इंक्रीज इन काइनेटिक समझना जरा। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम वी टू स्क्वायर लेंगे पहले और माइनस कर दोगे हाफ एम वी वन स्क्वायर। एग्री हो इस बात से? भाई पहले एंड पे कम थी वेलोसिटी तो काइनेटिक भी कम थी, तो बढ़ गई। तो कितनी बढ़ गई? अब हम पोटेंशियल चेक करते हैं कि पोटेंशियल बढ़ गई कि घट रही। देखो जरा, इसकी हाइट h1 है, इसकी हाइट h2 है, और पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है? mgh। जिसका h ज्यादा वहां पोटेंशियल ज्यादा। तो यहां ज्यादा कि यहां ज्यादा पोटेंशियल? एक्स एंड पे पोटेंशियल ज्यादा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? घट रही है, डिक्रीज हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही? बताओ। तो अब हम निकालेंगे डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखो तो ये जरा देखते हैं पोटेंशियल में चेंज, यानी हम कहेंगे डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट? डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो सुनिए, mgh1 ग्रेटर होगा ना, फर्स्ट साइड बड़ी है, तो हम mgh2 को माइनस करेंगे। देखो इंक्रीज हुई काइनेटिक और डिक्रीज हुई पोटेंशियल, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, वो एनर्जी चेंज बोला जाएगा। तो चेंज इन एनर्जी, चेंज इन नेट एनर्जी या टोटल एनर्जी लिख दो आप। तो देखो इंक्रीज इन काइनेटिक में से जितनी इंक्रीज हुई उसमें से डिक्रीज वाली हटा दो। इंक्रीज इन काइनेटिक माइनस डिक्रीज इन पोटेंशियल। तो देखो हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर। देखते जाना भाई लोग, क्योंकि बाद में नहीं बताते किसी को। अच्छा इन दोनों को पहले लिख दिया, फिर इसमें से ये माइनस कर रहा हूं, तो mgh1 प्लस हो जाएगा mgh2। ये इक्वेशन 2 आ गया। फर्स्ट इक्वेशन हमारा वर्क डन था और सेकेंड इक्वेशन आया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या नेट, चेंज इन नेट एनर्जी। ये नेट एनर्जी में चेंज हुआ, वो किस में कन्वर्ट हुआ है? वर्क डन में। ये जो वर्क डन वो कहां से मिला है? चेंज में, चेंज से। तो हम कहेंगे इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों इक्वेट करानी है। तो चलो इक्वेशन 1 लिख देता हूं, P1 माइनस P2 m बाई रो। इक्वेशन 2 पूरी लिख दो, क्या है? हाफ m v2 स्क्वायर हाफ m v1 स्क्वायर माइनस mgh1 प्लस mgh2। इतना सब समझ में आ रहा है ना मैटर? सब लोग ध्यान से देखते जाना जरा। क्या दोनों साइड m कॉमन होके कैंसिल हो रहा कि नहीं हो रहा? बताओ। तो दोनों साइड m कॉमन ले कैंसिल कर दो। देखो P1 माइनस P2 अपान में रो बचा कि नहीं बचा? देखो इज इक्वल टू हाफ V2 स्क्वायर हाफ V1 स्क्वायर माइनस GH1 प्लस GH2। ये रो इधर डिवाइड में उधर ले जाओ तो कहां जाएगा? तो P1 माइनस P2
इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर हाफ रो V1 स्क्वायर रो जी H1 रो जी H2। अब सुनो, 1 1 सफिक्स वाले सब इधर ले आओ और 2 2 वाले उस तरफ ले जाओ। तो देखो P1 के साइड में ये आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, यहां ये वाला भी आएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा रो जी H1। अब P2 माइनस का उधर चला जाएगा तो प्लस का हाफ रो V2 स्क्वायर और रो जी H2। देखो अभी मैंने जो स्टेटमेंट बोला था इस तरह का भी तो लिखा था मैंने। तो जब P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता था बायस वाले फार्मूले में, तो PV इक्वल टू कांस्टेंट लिख देते हैं। तो ये 1 1 इक्वल टू वो 2 2 जो भी है, तो सब ऐसे एक साथ इसको और करके प्रेशर, यानी ये देखो प्रेशर की वैल्यू है कि नहीं, हाफ रो V स्क्वायर की वैल्यू और रो जी H की वैल्यू, देखो इन सबका जो सम है भाई दिस इक्वल टू दिस। अब थर्ड पॉइंट पे कहीं चेक करो, ये 2 पॉइंट्स का रिजल्ट है। अगर 3 पॉइंट पे चेक करते तो अगला स्टेप आता 3 3 3 करके, ऐसे जहां लिखते तो हमेशा इन तीनों का सम हमेशा इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इक्वल आने का मतलब क्या आ रहा है, कांस्टेंट। बर्नौलीज थ्योरम प्रूव हो गई। क्या नहीं समझ में आया? इसमें एक एडिशनल टॉपिक और समझ लो इसी के साथ, उनको बोलते हैं प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और ग्रेविटेशनल हेड। नाम सुन ले फिर मैं उनको बताता हूं। सुनिए जरा, यहां इस इक्वेशन में अगर हम डिवाइड कर दें एक चीज से, डिवाइडिंग बाय रो जी, ध्यान देना पर्टिकुलर लिक्विड के लिए ये दोनों कांस्टेंट होंगे कि नहीं बताओ। वाटर का रो फिक्स होता है कि नहीं, तो रो और जी कांस्टेंट है, यानी इस पूरे कांस्टेंट से डिवाइड कर दो इस इक्वेशन को, जरा देखो तो P के पान में क्या आएगा, रो जी। यहां जब रो जी से डिवाइड करोगे रो कैंसिल हो जाएगा तो V स्क्वायर बाई 2G बचेगा। यहां रो जी से डिवाइड करो तो क्या बचेगा, H। और कांस्टेंट अपान कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट। भाई कांस्टेंट में कांस्टेंट का डिवाइड करो तो आंसर जो बनेगा वो कुछ बने लेकिन होगा तो कांस्टेंट ही ना। तो कांस्टेंट अपान रो जी करोगे तो वो बनेगा क्या, एक कोई नया कांस्टेंट बनेगा लेकिन रहेगा तो कांस्टेंट ना। बताओ पहले इतना बताओ, यहां जो ये 3 टर्म आपके सामने दिख रहे हैं हियर, इन सबका अपना पर्टिकुलर सेंस है। P अपान रो जी को प्रेशर हेड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेशर हेड है। V स्क्वायर अपान 2G को एक तो वेलोसिटी हेड कह सकते हो या काइनेटिक हेड कह सकते हो। क्या कह सकते हो, काइनेटिक एनर्जी से आया ना इसलिए। और H को ग्रेविटेशनल हेड कहते हैं, हाइट वाला है ना ये, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल हेड। अगर कभी न्यूमेरिकल में या कहीं 1 मार्क्स में इन टर्म के बारे में कुछ चर्चा की जाए तो आसानी से बता सकते हो आप। मान लो आ जाए कैलकुलेट वेलोसिटी हेड और कहीं आपको वेलोसिटी दी है केवल, तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2G से। जी तो आप जानते ही हो। तो अब आप नोट कर लो अच्छे से।